गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम HBSC क्वेश्चन पेपर 2023 का सेट ए डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आर दोज सॉल्यूशंस विच हैव सेम। हमसे पूछा गया है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस हैं जिनमें सेम क्या होता है। उसके लिए हमें ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन, सेकंड है ऑस्मोटिक प्रेशर, थर्ड है सरफेस टेंशन एंड फोर्थ विस्कोसिटी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज। यहाँ पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा गया है। उसके लिए चार ऑप्शन हमें गिवन है। इन चार ऑप्शन में से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है 0.0 वोल्ट, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। ठीक है, फर्स्ट में क्या हो गया? बी ऑप्शन, और सेकंड में हो गया सी ऑप्शन। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन चेक करते हैं। आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द गिवन रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁶ लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब हमसे यहाँ रिएक्शन का ऑर्डर पूछा गया है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और अगर हमें ऑर्डर चेक करना है तो उसके लिए हमें रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू है उसके लिए जो यूनिट हमें गिवन है उस यूनिट को ध्यान से पढ़ना है। देखिए यूनिट लिखी हुई है लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो इसके अकॉर्डिंग ही हम पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। तो इस यूनिट के अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर है सी, सेकेंड ऑर्डर। ये ध्यान रखिए। सबसे पहले जो रेट कांस्टेंट की अगर यूनिट हो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, तो वहां पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रहेगी। अगर केवल यूनिट हो जाए सेकंड इनवर्स तो हो जाएगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और अगर हमारे पास ये हो लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स तो वहां पर हमारे पास ऑर्डर हो जाएगा रिएक्शन का सेकंड ऑर्डर। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन द CONH3 का होल 5 CO3 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज Cl कंपाउंड। यहाँ पर हमें एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड गिवन है और कोबाल्ट का हमें कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? सेंट्रल मेटल एटम जो हमारे पास है उसके साथ लिगेटिंग स्पीसीज जो डायरेक्टली अटैच होती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पर देखिए NH3 जो कि एक मोनोडेंटेट लिगेंड है, ये 5 स्पीसीज इसके अटैच हैं, 5 NH3 मॉलिक्यूल अटैच हैं और एक CO3 कार्बोनेट मॉलिक्यूल यहाँ पर अटैच है। तो हमारे पास टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा कोबाल्ट का? 6। बी ऑप्शन इज करेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डायपोल मोमेंट। ये क्वेश्चन हेलो एल्केन्स चैप्टर से पूछा गया है। इसमें 4 ऑप्शंस के बने हमें और बताना है कि किसमें हाईएस्ट डायपोल मोमेंट है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर तो हमारे पास होगा सी, लेकिन वो होगा कैसे वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर है, अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन और क्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ चेक कीजिए, यहाँ पर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरह से रहेगी क्योंकि क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, और हाइड्रोजन के केस में इस तरह से रहेगी। तो अगर हम डेफिनेशन पढ़ते हैं डायपोल मोमेंट की, तो डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन होती है, अगर हमें डायपोल मोमेंट जीरो के इक्वल लाना है, किसके इक्वल लाना है? जीरो के इक्वल लाना है, तब कंडीशन होती है इक्वल चार्ज ट्रांसफर इन अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हाइड्रोजन टू क्लोरीन अगर हम चेक करें तो यहाँ चार्ज ट्रांसफर सेम डायरेक्शन में हो रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, इसलिए बाकी तीन में कुछ ना कुछ चार्ज कैंसिल आउट हो रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं CCl4 का। देखिए CCl4 में क्या हो जाएगा? कार्बन क्लोरीन 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 और क्लोरीन। ठीक है, यहां पर अगर हम चार्ज ट्रांसफर की बात करें तो देखिए इस तरह से होगा। क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी वजह से इस तरह से चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। अब यहाँ चेक कीजिए, इक्वल चार्ज ट्रांसफर हो रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। यहाँ देखिए अपोजिट डायरेक्शन, जिसकी वजह से डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर सेम डायरेक्शन में चार्ज ट्रांसफर अगर सेम डायरेक्शन में हो तो डायपोल मोमेंट मैक्सिमम रहेगा, ना कि इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसलिए यहां पर ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास करेक्ट सी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन देखिए। इन द रिएक्शन C6H5OCH3 प्लस HI 373 केल्विन टेम्परेचर हमने यहाँ पर लिया है और A प्लस B दो प्रोडक्ट्स यहाँ पर फॉर्म होते हैं और क्वेश्चन पूछा गया है A और B क्या होंगे। ठीक है, तो यहां पर आप चेक कीजिए कि यहाँ स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास। स्ट्रक्चर है बेंजीन पर ऑक्सीजन और CH3 ये अटैच है। ठीक है, इसके साथ हाइड्रोजन आयोडाइड की रिएक्शन है। तो आप चेक कीजिए, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन ये हमारे पास सेकेंडरी है और ये वाला कार्बन क्या है? प्राइमरी है। इस केस में इस बेंजीन पर जो ऑक्सीजन अटैच है इससे तो अटैच हो जाएगा हाइड्रोजन, जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए बी ऑप्शन में C6H5 के साथ OH है और CH3 के साथ क्या अटैच हो जाएगा? I, क्योंकि एक एडिशन रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IUPAC कंपाउंड C6H5CH डबल बॉन्ड CH CHO इज। तो यहाँ पर हमें IUPAC नेम इसका देना है। देखिए इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? हम यहाँ से
चेनिंग देखेंगे कार्बन की, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, ठीक है। तो यहाँ देखिए थर्ड कार्बन पर C6H5 अटैच है, तो ये हो जाएगा 3 फिनाइल। क्या हो जाएगा? 3 फिनाइल। और सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड है, सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड है और फर्स्ट कार्बन पर एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है, तो ये 3 कार्बन की चेन बन रही है, तो हो जाएगा prop 2 इन अल। तो यहाँ पर आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? 3 फिनाइल prop 2 इन अल। 8th क्वेश्चन है हमारे पास, इथाइलामीन इज सॉल्युबल इन वाटर बट एनिलीन डज नॉट। हमें यहाँ पर रीजन बताना है कि इथाइलामीन वाटर में सॉल्युबल क्यों है और एनिलीन वाटर में सॉल्युबल क्यों नहीं है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 8th क्वेश्चन का आंसर है इथाइलामीन डिजॉल्व इन वाटर बिकॉज इट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल। इथाइलामीन वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पर देखिए ये जो नाइट्रोजन है अमीन का, ये वाटर मॉलिक्यूल के H हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अगर हम एनिलीन की बात करें, इन एनिलीन ड्यू टू द लार्ज हाइड्रोकार्बन पार्ट, अगर हम एनिलीन की स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास एनिलीन की? ये वाली, ये हो गई एनिलीन की स्ट्रक्चर। इसमें NH2 है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोकार्बन पार्ट मतलब जो कार्बन और हाइड्रोजन वाला पार्ट है वो लार्ज है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन का जो एक्सटेंट है वो डिक्रीज हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन डिक्रीज हो जाएगा इथाइलामीन की अपेक्षा, इसलिए एनिलीन वाटर में इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। यहाँ पर रीजन क्या दिया है कि इथाइलामीन जो हमारे पास है वो वाटर में सॉल्युबल है और एनिलीन वाटर में इनसॉल्युबल है। उसका रीजन सिंपल है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, विच बेस इज प्रेजेंट इन RNA बट नॉट इन DNA। इसका सीधा आंसर है यूरेसिल। यूरेसिल जो बेस है वो RNA में प्रेजेंट होता है लेकिन DNA में प्रेजेंट नहीं होता है। 10th क्वेश्चन देखिए, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन इज फिल इन द ब्लैंक व्हेन K इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁻⁴ सेकंड इनवर्स। तो हमने ये पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, एक ऑप्शन टाइप क्वेश्चन और दे रखा है इसी कोड में, तो वहाँ पे भी रिएक्शन का ऑर्डर पूछा गया है। यहाँ पर चेक कीजिए, जब रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमें दे रखी हो तो हम यहाँ यूनिट चेक करेंगे। हमारे पास यहाँ यूनिट दे रखी है सेकंड इनवर्स, और सेकंड इनवर्स फर्स्ट ऑर्डर के लिए होती है। अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तब हमारे पास रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है वो क्या रहेगी? सेकंड इनवर्स। है कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है इनकम्प्लीट और उसे हमें कंप्लीट करना है। CH3 CH2OH और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है और टेम्परेचर है 443 केल्विन। तो यहाँ पर ये एल्कोहल मॉलिक्यूल है और कैटलिस्ट हमें यहाँ पर H2SO4 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये है एसिडिक डिहाइड्रेशन की जो रिएक्शन होती है, क्योंकि टेम्परेचर रेंज कितनी है? 443 केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो जाएगा, H2O, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल मॉलिक्यूल, ठीक है। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन D कॉज। विटामिन D की कमी की वजह से क्या होता है? यहाँ पर रिकेट एक जो बीमारी होती है जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो विटामिन D की कमी से ये रोग होता है। व्हाट आर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन चैप्टर से एक ऑप्शन टाइप क्वेश्चन और पूछा गया था, वो भी इसी टॉपिक से था। व्हाट आर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। तो इसकी डेफिनेशन है, टू सॉल्यूशंस आर सेड टू बी आइसोटोनिक। दो जो सॉल्यूशंस हैं उनको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कब कहेंगे? व्हेन दे एक्सर्ट द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। जब दोनों ही सॉल्यूशंस सेम ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करें। उसका रीजन क्या रहेगा? सेम ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करने का रीजन है दे हैव सेम मोलर कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि उनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगी? सेम रहेगी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, राइट IUPAC नेम ऑफ K3 स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट Fe स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट Cn होल 6 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कंपाउंड। इस कंपाउंड का जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसका IUPAC नेम लिखना है। तो देखिए रूल क्या है, जब भी लेफ्ट साइड में कोई काउंटर आयन है, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव काउंटर आयन है पोटासियम, उसको सबसे पहले लिखा जाता है। अगर राइट में काउंटर आयन होता तो हम पहले लेएंड जो स्पीसीज है उसका नाम लिखते। तो यहाँ पर है पोटासियम, ठीक है, पोटासियम हेक्सा साइनो, Cn के लिए साइनो आ गया, और फेरेट। अब ये यहाँ पर फेरेट क्यों आया है? क्योंकि जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव काउंटर आयन हो तो यहाँ जो मेटल है उसके नाम के लास्ट में 8 यूज होता है, ठीक है। और ये 3 क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट। 3 जो है वो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है। किस तरह से? यहाँ पर हो जाएगी -1 Cn के लिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे। पोटासियम के लिए +3 यहाँ हो गया, प्लस x आयरन के लिए प्लस -6 इज इक्वल टू टोटल कितना हो गया? 0 हो गया। तो x इज इक्वल टू हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? +3,
ठीक है। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है यहाँ पर, आयरन की, उसी को हमने रोमन न्यूमेरल में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। वाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल, फिनॉल एल्कोहल से ज्यादा एसिडिक क्यों है, इसका रीजन देखिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड इंडिकेट्स दैट फिनॉल आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्कोहल। जब हम फिनॉल की रिएक्शन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तो वो इंडिकेट करता है कि फिनॉल स्ट्रॉन्गर एसिड है एल्कोहल की अपेक्षा, ठीक है। ये तो एक सिंपल लाइन में हमें बता दिया कि भाई फिनॉल एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो वो इंडिकेट करता है कि फिनॉल स्ट्रॉन्गर एसिड है एल्कोहल की अपेक्षा। इसका एक वैल्यूएबल रीजन चेक कर लेते हैं। देखिए रीजन है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ फिनॉल। देखिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं फिनॉल की, ये हमारे पास फिनॉल की स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। फिनॉल की स्ट्रक्चर में ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन जिससे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन है, ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है फिनॉल का, जिससे OH अटैच है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज ऑन ऑक्सीजन। अब अगर हम आगे ट्रांसफर करते हैं तो देखिए कुछ इस तरह से होगा कि ऑक्सीजन पर जो लॉन पेयर हैं ये रेजोनेंस स्टेबलाइज करेंगे, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये हाइड्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ये देखिए, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है डिक्रीज ऑन ऑक्सीजन, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑक्सीजन पर डिक्रीज हो गई है, इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये OH बॉन्ड वीक हो जाएगा। देखिए OH बॉन्ड वीक होगा तो ये इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ। तो कुछ इस तरह से हमारे पास बन जाएगी स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन और यहाँ पर नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा, दिस इंक्रीज द पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हुई थी ऑक्सीजन की, ये क्या क्रिएट कर देगी, पोलैरिटी। पोलैरिटी मतलब OH के बीच में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, पोलर बन गए ना, ये नेगेटिव पोल हो गया, ये पॉजिटिव पोल हो गया, और उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, एंड रिजल्ट इन इंक्रीज इन द आयोनाइजेशन ऑफ फिनॉल, जिसकी वजह से इस फिनॉल का आयोनाइजेशन इंक्रीज हो जाएगा, दैट ऑफ एल्कोहल, देन दैट ऑफ एल्कोहल, देन दैट ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल में ये सब नहीं होता है, और यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर कम होने की वजह से ये फिनॉल मॉलिक्यूल बहुत ही आसानी से H पॉजिटिव को बाहर निकाल देगा। तो ये मेन रीजन है कि फिनॉल ज्यादा एसिडिक है किसकी अपेक्षा, एल्कोहल की अपेक्षा, ठीक है। मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 4 ग्राम NaOH इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। हमें यहाँ पर 4 ग्राम NaOH, 4 ग्राम सॉल्यूट हमें दे रखा है। तो सबसे पहले हम मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे NaOH के। तो देखिए ये NaOH का क्या है, मास है, और ये मोलर मास है, मोलर मास, ये मोलर मास हो गया, कैलकुलेट किया तो 0.1 मोल आ गया आंसर। यहाँ से मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो क्योंकि हमें 200 ml दे रखा है इसलिए 1000 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया है, और सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 0.5 मोलर, ठीक है। 17 क्वेश्चन है, डिफाइन कैटलिस्ट एंड एक्टिवेशन एनर्जी। हमें यहाँ पर 2 टर्म्स पूछी गई हैं, कैटलिस्ट और एक्टिवेशन एनर्जी। तो सबसे पहले देखिए कैटलिस्ट क्या होता है। एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है, ए कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस विच अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज। कैटलिस्ट एक ऐसा पदार्थ है जो किसी भी रिएक्शन की रेट में चेंज लाता है, रेट में बदलाव लाता है, स्पीड में बदलाव लाता है, विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज, खुद में किसी भी प्रकार का केमिकल चेंज किए बिना, मतलब खुद चेंज नहीं होता है रिएक्शन के अंदर, केवल उस रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देता है, वो क्या होता है, कैटलिस्ट। सेकंड टर्म है एक्टिवेशन एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, कोई भी रिएक्शन करवाने के लिए देखिए, अगर A प्लस बी ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, हमने इन्हें एनर्जी प्रोवाइड की, हीट की फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड की, और इन दोनों ने एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लिया यहाँ पर, मतलब ये आपस में जुड़ना शुरू हो गए, ठीक है। और ये जब जुड़ जाते हैं तो इनमें केमिकल चेंज की वजह से प्रोडक्ट बनता है कुछ डिफरेंट, इसलिए मैंने यहाँ पर C+D कह दिया है, और साथ के साथ हीट का एवोल्यूशन कर दिया है। यहाँ से कुछ अमाउंट में हीट बाहर निकलेगी, पूरा नहीं निकलेगी, कुछ अमाउंट में निकलेगी, क्योंकि इनिशियली हीट की हेल्प से स्टार्ट हो रही है रिएक्शन, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या कहती है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो हमने यहाँ पर A प्लस बी में रिएक्शन करवाने के लिए जो हीट एनर्जी प्रोवाइड की है, जो एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म कर रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम इन PtCl6 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज 2 नेगेटिव। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन बतानी है और प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम टू विच द मेटल आयन इज बॉन्डेड डायरेक्टली। तो यहाँ पर सिंपल डेफिनेशन है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिया जाए तो ये मेटल एटम है, इस मेटल एटम के साथ इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितनी लिगेटिंग स्पीसीज अटैच होती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। और इस कंपाउंड में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर देखा जाए तो क्लोरीन यहाँ पर 6 अटैच है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर प्लेटिनम के लिए क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स विच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर। हमें यहाँ पर 2 पेयर्स दे रखे हैं कंपाउंड्स के, उसमें हमें बताना है कि SN2 रिएक्शन किस कंपाउंड में फास्ट होगी। देखिए फर्स्ट पेयर में यहाँ पर क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो प्राइमरी कार्बन है, और यहाँ पर ये क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन खुद 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा हो गया, सेकेंडरी या 2 डिग्री, और ये हो गया 1 डिग्री। अगर हम बात करते हैं SN2 की रिएक्टिविटी के लिए, SN2 रिएक्शंस जो होती हैं उनकी रिएक्टिविटी के लिए, तो सेम हेलोजन्स अगर हैं तो वहाँ पर सेम हेलोजन के केस में ऑर्डर हो जाएगा 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री। अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा किस में रहेगी, 1 डिग्री हेलाइड में, 1 डिग्री एल्काइल हेलाइड में रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा रहेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला कंपाउंड। अगर हम सेकंड कंपाउंड में चेक करते हैं तो यहाँ पर जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो तो सेम है, लेकिन यहाँ पर हेलोजन एटम को डिफरेंट कर दिया गया है, और हेलोजन एटम अगर डिफरेंट है तो हमारे पास रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा RI इज ग्रेटर देन RBr इज ग्रेटर देन RCl इज ग्रेटर देन RF। ठीक है, यहाँ पर रिएक्टिविटी किसके अंदर ज़्यादा हो जाएगी, RI के अंदर, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई ट्रांजिशन मेटल्स एंड मेनी ऑफ देयर कंपाउंड्स शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ट्रांजिशन मेटल्स के पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के लिए क्वेश्चन है कि ट्रांजिशन मेटल्स और उसके बनाए हुए कंपाउंड्स जो हैं वो पैरामैग्नेटिक नेचर शो क्यों करते हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपल आंसर है, एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग सब्सटेंसेस कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर सेड टू बी पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ पर कौन से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, डी ऑर्बिटल्स के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हम एग्जांपल ले रहे हैं Cr का, ठीक है। तो Cr में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आउटर मोस्ट 3d5 और 4s1। तो यहाँ पर जो डी ऑर्बिटल है हमारे पास, डी ऑर्बिटल्स में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये 5 इलेक्ट्रॉन क्या हैं, अनपेयर्ड हैं, अनपेयर्ड हैं, जिसकी वजह से ये किस तरह का बिहेवियर शो करते हैं, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो वो Mn ले सकते हैं। Mn में भी 3d में 5 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं और 4s में 2 है, लेकिन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के लिए हमें केवल क्या देखने हैं, डी सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स, कि डी सब शेल में हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतना ही पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी ज़्यादा रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन विद एग्जांपल पॉल-बेस रिएक्शन। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन चेक कर लेते हैं। एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग व्हेन सोडियम फेनॉक्साइड इज हीटेड विद CO2 एट 400 केल्विन। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, ये हमारे पास सोडियम फेनॉक्साइड है, इसकी रिएक्शन CO2 के साथ हो रही है, इसको हीट किया जा रहा है CO2 के साथ 400 केल्विन और 4 to 7 atm प्रेशर में, ठीक है, अंडर प्रेशर ऑफ 4 to 7 atm। द रिजल्टिंग प्रोडक्ट ऑन एसिडिफिकेशन, जो रिजल्ट में प्रोडक्ट हमें मिला है उसका हमने एसिडिफिकेशन कर दिया है, मतलब एसिड के साथ रिएक्शन कर दी है, और एसिडिफिकेशन करते ही हमें मेन कंपाउंड मिल जाएगा। उसका IUPAC नेम तो ये है 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और उसे सैलिसिलिक एसिड भी बोल देते हैं। तो ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन है, कॉल्बी रिएक्शन है। यहाँ से आप डेफिनेशन चेक कर सकते हैं, और ये हमारे पास एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजन फॉर हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इन कंपेरिजन टू मिथॉक्सी मीथेन। हमें यहाँ पर रीजन देना है कि इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है मिथॉक्सी मीथेन से। तो देखिए बहुत सिंपल रीजन है, इथेनॉल अंडरगोज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए हाइड्रोजन अटैच टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम। देखिए यहाँ पर ये हमारे पास मेन रीजन जो दिया है वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए यह है इथेनॉल मॉलिक्यूल, और इसका जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है, मतलब ऑक्सीजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल के हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, इसी को H बॉन्ड बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड इसी को बोलते हैं, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जबकि मिथॉक्सी मीथेन के लिए रीज़न क्या है, कॉन्सिक्वेंटली ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दीज हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हमें लार्ज अमाउंट में
एनर्जी चाहिए, एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। किसके कंपैरिजन में? मिथॉक्सी मीथेन के कंपैरिजन में, क्योंकि मिथॉक्सी मीथेन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होती है। स्टेट हेनरीज लॉ एंड गिव 2 एप्लीकेशंस। हमें यहाँ पर हेनरीज लॉ की डेफिनेशन देनी है और उसकी 2 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस लिखनी है। देखिए डेफिनेशन क्या है हेनरी लॉ की? द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन एंड इज एक्सप्रेस्ड। ये हमारे पास फॉर्मूला है, बहुत सिंपल है कि जो पार्शियल प्रेशर है एक गैस का, पार्शियल प्रेशर है वो प्रोपोर्शनल है किसके? मोल फ्रैक्शन के। तो ये हमारे पास पार्शियल प्रेशर हो गया और ये मोल फ्रैक्शन हो गया, ये प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। और प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमने इस फॉर्मूले को कंप्लीट किया है के एच से, जो क्या है? हेनरीज लॉ कांस्टेंट। अगर इसकी एप्लीकेशंस की बात की जाए तो एप्लीकेशंस हैं टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सोडा वाटर एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स द बोतल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। जो भी सोडा वाटर बोटल्स होती हैं वो हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग हाई प्रेशर पर सील की जाती हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स की बोतल हैं या सोडा वाटर बोटल्स हैं, उनमें CO2 जो गैस भरी जाती है वो हाई प्रेशर पे भरी जाती है। किस बेसिस पे? हेनरीज लॉ के बेसिस पे। हेनरीज लॉ उसमें अप्लाई होता है। सेकंड एप्लीकेशन है एट हाई एल्टीट्यूड्स लो ब्लड ऑक्सीजन causes climbers to become weak and make them unable to think clearly, which are symptoms of a condition known as anoxia। अगर हम किसी पर्वत पर चढ़ते हैं तो वहाँ पर जो ब्लड ऑक्सीजन है वो कम हो जाती है पर्वतारोही की, जो क्लाइंबर्स होते हैं, जिसकी वजह से वो ढंग से सोच नहीं पाते, बिकम वीक, वो कमज़ोर भी हो जाते हैं, एंड मेक देम अनेबल टू थिंक, और क्लियरली सोच भी नहीं पाते हैं। और ये किसके लक्षण हैं? एक कंडीशन पैदा होती है, उस कंडीशन का नाम है एनॉक्सिया। ये भी किस वजह से होती है? ये भी हेनरी लॉ की वजह से ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू गैसेज ऑलवेज टेंड्स टू बी लेस सॉल्युबल इन लिक्विड एज टेम्परेचर इज रेज्ड। जब भी हम गैसेज का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वो लिक्विड में लेस सॉल्युबल क्यों हो जाती हैं? मतलब वो लिक्विड से एस्केप हो जाती है। तो इसका रीजन क्या है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जो सॉल्युबिलिटी है गैसेज की वो डिक्रीज हो जाती है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। गैसेज का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। दिस इज बिकॉज इन जनरल गैसेज डिजॉल्व इन ए लिक्विड विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। जब भी गैसेज किस में डिजॉल्व होती हैं? लिक्विड में डिजॉल्व होती हैं, तो उस लिक्विड में से हीट का इवोल्यूशन होता है। देयरफॉर इसलिए ली चैटलियर प्रिंसिपल, ये 11th क्लास का टॉपिक है, ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग द इंक्रीज इन टेम्परेचर विल रिजल्ट डिक्रीज इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज। तो जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं गैसेज का, तो सॉल्युबिलिटी गैसेज की लिक्विड के अंदर क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन। तो यहाँ पर हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनमें हमसे पूछा गया है कि कितना चार्ज रिक्वायर्ड है। फर्स्ट पॉइंट देखिए 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव टू एल्यूमिनियम। तो अगर हम इस पॉइंट को चेक करते हैं तो यहाँ एल्यूमिनियम का रिडक्शन है। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव में अगर हम 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या ऐड करते हैं तो हमारे पास एल्यूमिनियम मिलता है, तो रिडक्शन हो रहा है। अब 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हमें चाहिए तो 3 मोल यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। 1 मोल एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव को 1 मोल को 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो यहाँ पर 1 मोल के लिए इलेक्ट्रॉन, अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज की बात की जाए तो वहाँ पर फेराडे की बात होती है, 1 फेराडे की। लेकिन यहाँ पर 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 3 इंटू फेराडे, 3 फेराडे। तो यहाँ पर हमारे पास कैलकुलेशन से ये वैल्यू आ जाएगी चार्ज की, जो हमें रिक्वायर्ड है किसके लिए? रिडक्शन के लिए, कि एल्यूमिनियम 1 मोल एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव को रिडक्शन करने के लिए हमें कितना चार्ज लगेगा, वो हमारे पास है 289500 कूलम। सेकंड देखिए H2O, यहाँ पर चेक कर सकते हैं 1 मोल ऑफ H2O टू O2। अगर हम 1 मोल H2O, 1 मोल जो हमारे पास H2O है उसको हम O2 में कन्वर्ट करते हैं तो कितना चार्ज चाहिए। अब पहले तो यही चेक करना है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है रिडक्शन। तो यहाँ चेक कीजिए, यहाँ पर H2O किस में कन्वर्ट हो रहा है? 2H पॉजिटिव प्लस हाफ ऑफ O2 प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड, कितनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है यहाँ पर? 2 फेराडे, क्योंकि यहाँ पर 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। तो 2 इंटू 96500 193,000 कूलम, ये चार्ज रिक्वायर्ड है किसके लिए? 1 मोल ऑफ H2O, 1 मोल ऑफ H2O टू O2 कन्वर्जन के लिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट है 1 मोल ऑफ MnO4 1 नेगेटिव टू Mn2 पॉजिटिव। इसके लिए भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए इसमें रिएक्शन को चेक कीजिए, MnO4 1 नेगेटिव, आफ्टर दैट रिएक्शन Mn2 पॉजिटिव। तो यहाँ पर अगर ऑक्सीडेशन नंबर चेक किया जाए तो मैग्नीज का चेंज हो रहा है, यहाँ पर है +7,
+7 मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर है और यहाँ पर +2 है, क्योंकि जो चार्ज होता है वही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो यहाँ पर +7 से +5 तक कितना चेंज हुआ है, 5 का चेंज हुआ है, 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हुआ है। मतलब 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर इसमें ऐड किए जाएं तो +7 -5, भाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज ही तो होते हैं। तो यहाँ पर अगर प्लस में नेगेटिव चार्ज ऐड किया जाए तो हमारे पास कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड 5F, 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसके लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 × 96500 कूलाम, तो 482500 कूलाम, इसका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट्स फॉर 30% डिकम्पोजिशन। एक रिएक्शन 40 मिनट लेती है 30% डिकम्पोजिशन के लिए, मतलब 30% रिएक्शन हो चुकी है तब तक, तो उसके लिए उसे 40 मिनट लगे हैं। तो हमें यहाँ से हाफ लाइफ पीरियड निकालना है किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, लेकिन उसके लिए हमें कुछ क्वांटिटी और भी हैं जो रिक्वायर्ड है, जैसे कि कांस्टेंट वैल्यू। तो यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं, जो फॉर्मूला है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, हाफ लाइफ के लिए नहीं है, ये है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो K = 2.303 डिवाइडेड बाई T log R0/R। तो R0 हमारे पास क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, और R हमारे पास है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, और स्क्वायर ब्रैकेट का मीनिंग होता है एक्टिव मास। ठीक है, अगर हम T = 40 मिनट्स पे बात करें तो 40 मिनट्स पे कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो 100 हम एज्यूम कर लेते हैं, 30% रिएक्शन हो चुकी है तो उसमें 100 में से 30 माइनस हो जाएगा और यहाँ पर 10/7 आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर हम वैल्यूज पुट कर देंगे, K = T की जगह हमने 40 पुट कर दिया है, और log 10/7। इसको सॉल्व करके हमारे पास जो आंसर आ जाएगा उसको चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास K की वैल्यू आ जाएगी 8.91 × 10⁻³ मिनट इनवर्स। उसके बाद हम T हाफ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 0.693 डिवाइडेड बाई K। तो K की वैल्यू यहाँ पुट करने के बाद T हाफ की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 77.78 मिनट। ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। हमें यहाँ पर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं फ्रियोन पे, DDT पे और टेट्राक्लोरोमीथेन पे। तो फर्स्ट है हमारे पास फ्रियोन, इसके लिए चेक कीजिए, द क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड ऑफ मीथेन एंड इथेन आर कलेक्टिवली कॉल्ड फ्रियोन। फ्रियोन की डेफिनेशन दे रखी है। उसके बाद दे आर एक्सट्रीमली स्टेबल, फ्रियोन बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं और नॉन टॉक्सिक एंड इजीली लिक्विफिएबल गैसेज। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं फ्रियोन की, जिनमें स्टेबिलिटी है, अनरिएक्टिविटी है, नॉन टॉक्सिसिटी है और इजीली लिक्विफिएबल गैसेज होती हैं। सेकंड है DDT, इसके लिए चेक करते हैं NCERT बुक के अकॉर्डिंग, इट इज़ ए वाइट पाउडर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑयल। देखिए अब DDT जो है वाइट पाउडर है और वो ऑयल में सॉल्युबल है, मतलब वो नॉन पोलर है नेचर में, और वाटर में इनसॉल्युबल है, और उसे यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड। अगर इंसेक्ट को किल करना हो तो इंसेक्टिसाइड के तौर पे उसे यूज़ किया जाता है। थर्ड है टेट्राक्लोरोमीथेन, इसमें चेक कीजिए, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाई क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन एंड बाई एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन CS2 इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एज कैटलिस्ट। तो यहाँ सबसे पहले तो प्रिपरेशन मेथड दे रखा है टेट्राक्लोरोमीथेन का। उसके बाद इट इज़ ए कलरलेस लिक्विड, ये एक कलरलेस लिक्विड है विद बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 350 केल्विन। ठीक है, तो इस तरह से हमने तीनों टर्म्स पे शॉर्ट नोट लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द 3 स्टेप्स मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू यील्ड इथीन। हमें यहाँ पर इथेनॉल से इथीन कन्वर्जन के लिए जो मैकेनिज्म के 3 स्टेप्स हैं उनको हमें यहाँ पर लिखना है। देखिए चेक करते हैं। पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। एल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन होती है H पॉजिटिव की, क्योंकि ये एसिडिक रिएक्शन है तो एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, और ये स्टेप फास्ट है जिसमें ये H+ आयन, क्योंकि ये प्रोटॉन है तो ये एल्कोहल के साथ ऐड हो जाता है, तो इसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड एल्कोहल। सेकंड स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल इस साइट को लीव कर देता है, क्योंकि ये बेटर लिविंग ग्रुप है तो वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाएगा और ये एक कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन बन जाएगा। देखिए कार्बोकेटाइन यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। थर्ड स्टेप में आप चेक कर सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ इथेन बाय एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। अब यहाँ से अगर हमें इसे कार्बोकेटाइन को स्टेबल करना है तो इन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ये जो हाइड्रोजन के बॉन्ड हैं कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, इनमें से एक बॉन्ड ब्रेक होगा और इस कार्बोकेटाइन प्लस चार्ज को स्टेबल करेगा और इसे किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्कीन में, मतलब इथीन में कन्वर्ट कर देगा, और H पॉजिटिव जो हमने एज ए कैटलिस्ट यहाँ पर यूज़ किया था वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 मेन स्टेप्स हैं किसके लिए, मैकेनिज्म के लिए, इथेनॉल टू यील्ड इथीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राइट शॉर्ट नोट ऑन कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर हमें शॉर्ट नोट लिखना है। देखिए, द रिएक्शन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट्स विद फिनॉल एंड एरोमेटिक अमीन टू फॉर्म एजो कंपाउंड। अगर हम डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन या तो फिनॉल के साथ करें या फिर एरोमेटिक अमीन के साथ करें तो दोनों ही केसेस में एजो कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म होंगे। ठीक है, इसी रिएक्शन को, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कपलिंग रिएक्शन। अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, द मैकेनिज्म इज बेसिकली दैट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म इसमें होती है। इन दिस रिएक्शन नाइट्रोजन एटम्स ऑफ डाइएजो ग्रुप आर रिटेन्ड इन द प्रोडक्ट। जबकि अगर हम बात करें नाइट्रोजन एटम्स की, डाइएजो ग्रुप के जो नाइट्रोजन एटम्स हैं वो प्रोडक्ट में भी बने रहते हैं, मतलब प्रोडक्ट में भी नाइट्रोजन एटम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो हमने एक एग्जांपल लिया है, जैसा यहाँ पर कहा गया है, डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन किसके साथ हमने कराई है? फिनॉल के साथ कराई है। तो हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है यहाँ पर मिल रहा है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, जिसमें आप देख सकते हो डाइएजो ग्रुप के नाइट्रोजन एटम्स यहाँ पर रिटेन है। ठीक है, तो ये हमारे पास शॉर्ट नोट है कपलिंग रिएक्शन के लिए, और यहाँ पर एग्जाम्पल भी हमने लिख दिया है। वाई गैब्रियल थैलामाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस इज प्रेफर्ड फॉर सिंथेसाइजिंग प्राइमरी अमीन्स। अगर हमें बेटर अमाउंट में प्राइमरी अमीन्स चाहिए तो हम गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन को क्यों प्रेफर्ड करते हैं? देखिए रीजन क्या है। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन गिव प्योर प्राइमरी अमीन, क्योंकि गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन में जो अमीन बनता है, प्राइमरी अमीन, वो बिल्कुल प्योर बनता है। ये मेन रीजन है, प्योर बनता है विदाउट एनी कंटेमिनेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन। और उस प्राइमरी अमीन के साथ थोड़ा सा भी अमाउंट, बिल्कुल भी अमाउंट किसका नहीं बनता है? सेकेंडरी और टर्शरी अमीन का नहीं बनता है। यही रीजन है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इट इज प्रेफर्ड फॉर सिंथेसाइजिंग प्राइमरी अमीन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कीजिए। व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन स्टार्च एंड सेल्यूलोज। सेल्यूलोज और स्टार्च में स्ट्रक्चरल डिफरेंस हमें यहाँ पर चेक करना है। देखिए, स्टार्च के दो पार्ट हैं, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज इज ए लीनियर पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, वेरस सेल्यूलोज इज ए लीनियर पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। तो पहला डिफरेंस क्या हो गया? कॉन्फिग्रेशनल चेंज, कि यहाँ पर तो अल्फा डी है और यहाँ पर बीटा डी है। एमाइलोज में क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज है, और सेल्यूलोज में क्या है? बीटा डी ग्लूकोज है। इन एमाइलोज C1 कार्बन फर्स्ट जो हमारे पास रहेगा ऑफ वन ग्लूकोज यूनिट इज कनेक्टेड टू द C4 ऑफ द अदर थ्रू अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। एमाइलोज में फर्स्ट कार्बन फोर्थ कार्बन के साथ कनेक्ट रहेगा। फर्स्ट कार्बन एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का, वो कनेक्ट रहेगा C4 दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ, और वहां पर लिंकेज रहेगी अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज रहेगी। सेल्यूलोज की अगर बात करें, सेल्यूलोज इज ए स्ट्रेट चेन पॉलीसैकेराइड। ये हमारे पास क्या है? पॉलीसैकेराइड है, कंपोज्ड ओनली ऑफ बीटा डी ग्लूकोज यूनिट ज्वाइंट बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन कार्बन फर्स्ट ऑफ वन ग्लूकोज यूनिट एंड कार्बन फोर्थ ऑफ द नेक्स्ट ग्लूकोज यूनिट। यहाँ पर भी बॉन्ड तो बनता है, या जो लिंकेज बनती है कार्बन फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन के बीच में ही, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कॉन्फिग्रेशनल चेंज है, यहाँ बीटा डी ग्लूकोज है और यहाँ पर अल्फा डी ग्लूकोज है। ये यहाँ पर मेन स्ट्रक्चरल डिफरेंस है किसके बीच में? स्टार्च और सेल्यूलोज के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। इसका आंसर है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग अल्फा एमिनो एसिड विच आर नीडेड फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड आर सिंथेसाइज्ड बाय द ह्यूमन बॉडी आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। देखिए, वो एमिनो एसिड्स, वो अल्फा एमिनो एसिड्स जो हमारे शरीर के लिए और उसकी ग्रोथ के लिए, हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए और उसकी ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं, नीडेड होते हैं। ठीक है, और वो हमारे शरीर के द्वारा बना लिए जाते हैं, एंड आर सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन बॉडी। तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। मतलब जिन एमिनो एसिड्स की हमें बाहर से रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके लिए कुछ एग्जांपल्स हैं, ग्लाइसिन और एलेनाइन। ठीक है, तो अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द बोथ लॉज ऑफ फेराडे इलेक्ट्रोलिसिस। फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के दोनों लॉज हमें यहाँ पर डिफाइन करने हैं, उन्हें एक्सप्लेन करना है। देखिए, फर्स्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से ही क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रोड है, मान लीजिए, इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक इलेक्ट्रोड है और इस इलेक्ट्रोड पर या तो कोई भी सब्सटेंस डिपॉजिट होगा और या फिर यहाँ से कुछ सब्सटेंस लिबरेट होगा एट द इलेक्ट्रोड, और वो सब्सटेंस जो यहाँ से लिबरेट हो रहा है या फिर यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है, या तो लिबरेट हो रहा है या यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। जिस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ये इलेक्ट्रोड है, उस इलेक्ट्रोलाइट में से जो चार्ज पास किया जाएगा उस चार्ज के इक्वल रहेगा ये जो अमाउंट यहाँ से लिबरेट होगा या डिपॉजिट होगा। इसको इस तरह से समझिए, ये है वो अमाउंट W। ठीक है,
W ग्राम ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट हो रहा है वो Q कूलाम चार्ज, जो Q कूलाम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमने इसमें से पास की है, तो ये दोनों की दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हमने यहाँ पर Z यूज किया है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और यहाँ W इज इक्वल टू I इंटू टी क्यों लिखा गया है, क्योंकि Q का फॉर्मूला होता है करंट इंटू टाइम। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया फर्स्ट लॉ। When same quantity of electricity is passed through different electrolyte, the amount of different substances deposited on the electrode, जो अमाउंट है, जो मास है, जो इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड डेफिनेशन है, ये हमारे पास सेकंड लॉ की डेफिनेशन है, सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की, फेराडे के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन चेक करते हैं। ए सॉल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड using a current of 5 ampere for 20 minutes, what mass of nickel is deposited at cathode। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है निकल का कितना मास डिपॉजिट होगा कैथोड इलेक्ट्रोड जो हमारे पास है उस पर। तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकालेंगे। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे निकालते हैं, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। ठीक है, तो Q हमारे पास क्या है, चार्ज। ठीक है, और I इंटू टी उसको निकालने के लिए फॉर्मूला है, I करंट की वैल्यू हमें दे रखी है और टाइम 20 मिनट हमें दे रखा है, उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, 6000 कूलम हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिर चेक करेंगे कि इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या है, निकल के लिए इलेक्ट्रोड रिएक्शन है कि निकल 2 पॉजिटिव आयन 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और न्यूट्रल में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहाँ से आप चेक कीजिए 2 इंटू 96500, अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें तो यहाँ पर 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हमें, तो 2 इंटू फेराडे की वैल्यू यहाँ पर है, और डिपॉजिट होगा निकल का, यहाँ मास हमें दे रखा है मोलर मास, 1 मोल निकल में कितना मास होता है 58.7। तो अगर हमें इसके लिए ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू है 2 इंटू 96500 कूलाम, इतने चार्ज के लिए कितना मास है 58.7। तो हमारे पास कितने के लिए पूछा गया है 6000 कूलाम के लिए, तो 6000 कूलाम विल डिपोजिट निकल, तो इसे हम सॉल्व कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.825 ग्राम। ठीक है, तो इतना मास है निकल का जो किस पर डिपोजिट होगा, कैथोड पर डिपोजिट होगा। इस क्वेश्चन के और में जो क्वेश्चन है वो चेक करते हैं। देखिए, इफ ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए मेटेलिक वायर, अगर 0.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है एक मेटेलिक वायर से 2 आवर्स के लिए, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड फ्लो थ्रू द वायर। तो हमें बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इस वायर में से फ्लो कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकालेंगे, तो Q इज इक्वल टू I इंटू टी फॉर्मूला लग जाएगा, और आवर को हमने सेकंड में कन्वर्ट करके यहाँ पर चार्ज कैलकुलेट कर लिया है। देखिए, ठीक है, ए फ्लो ऑफ 96500, अब ये 1 फेराडे के लिए कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो इतने कूलाम चार्ज। ठीक है, ए फ्लो ऑफ 96500 कूलाम इज इक्विवेलेंट टू द फ्लो ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब हम फेराडे की बात करते हैं तो 1 फेराडे चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू क्या है, एवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें कितने कूलाम के लिए, कितने चार्ज के लिए पूछा गया है, ये तो फेराडे चार्ज के बराबर है, इतने इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू हमें पूछा गया है 3600 के लिए, इतना ही तो चार्ज आया था हमारे पास। 3600 इज इक्विवेलेंट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इतने चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, इतने चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फ्लो करेंगे। देखिए सॉल्यूशन है 6.022 × 10⁻23 डिवाइडेड बाई 96500 इंटू 3600, इसको सॉल्व करेंगे आप तो 2.246 × 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आंसर आ जाएगा, जो फ्लो करेंगे कितने चार्ज में, 3600 कूलाम चार्ज में। लॉन्ग क्वेश्चंस में नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन गिविंग रीजन, हमें यहाँ पर रीजन देना है और एक्सप्लेन करना है। देखिए, ट्रांजिशन मेटल्स एंड मेनी देयर कंपाउंड शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। बिकॉज ट्रांजिशन मेटल्स कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर सेड टू बी पैरामैग्नेटिक, और हम डिस्कस कर चुके हैं कि जितने ज़्यादा डी ऑर्बिटल्स के अंदर जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसके अंदर रहेंगे डी ऑर्बिटल्स के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, उतना ही ज़्यादा सब्सटेंस क्या रहेगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का रहेगा। और अगर ये डी ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल हो जाते हैं तो वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा, डायमैग्नेटिक कहलाएगा। तो क्योंकि हमें यहाँ इस 32 क्वेश्चन में 5 पार्ट्स दे रखे हैं, तो वो सभी पार्ट्स एक एक नंबर के हैं, तो इस तरह से आप एक एक लाइन में, दो लाइन में आप इसका रीजन दे सकते हैं। द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल आर हाई, हमसे पूछा गया है ट्रांजिशन मेटल्स की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाई क्यों होती है। उसका रीजन देखिए एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, बिकॉज दे हैव लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बात वहीं आ रही है, जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे डी ऑर्बिटल के अंदर, ये बात तो आप समझिए, यहाँ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है वो डी ऑर्बिटल के बारे में हो रही है। डी ऑर्बिटल्स में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उतना ही वहाँ पर स्ट्रॉन्गर इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन हो जाएगा।
ध्यान से समझिए, बिकॉज दे हैव लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर एटम्स, ड्यू टू दिस, इसी कारण से, इस कारण से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होने की वजह से दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटर एटोमिक इंटरेक्शन, उन एटम्स के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, जिससे उनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। थर्ड पार्ट देखिए, ट्रांजिशन मेटल्स जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, सामान्य तौर पर ट्रांजिशन मेटल्स क्या फॉर्म करते हैं, कलर्ड कंपाउंड फॉर्म करते हैं, उसका रीजन देना है। मोस्ट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स एटम आयंस इन सॉल्यूशन एज वेल एज इन सॉलिड स्टेट आर कलर्ड, तो यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में भी ये कलर्ड होते हैं और एक्वस स्टेट में भी कलर्ड होते हैं। इसका मेन रीजन क्या है, मेन रीजन है ड्यू टू पार्शियल एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट, पार्शियल एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट। और ये जो एब्जॉर्प्शन है ये भी किस कारण से होता है, अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, डी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जिसको क्या बोल देते हैं, डी ट्रांजिशन, डी ट्रांजिशन, डी ट्रांजिशन इसको बोल देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ट्रांजिशन मेटल्स एक्ट एज ए गुड कैटलिस्ट, ट्रांजिशन मेटल्स बहुत सी रिएक्शंस में एक गुड कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। तो कैटालाइटिक एक्टिविटी के बारे में पूछा गया है कि कैटालाइटिक एक्टिविटी क्यों है उनके अंदर। तो देखिए, द कैटालाइटिक एक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ड्यू टू विच दे कैन फॉर्म ए वैरायटी ऑफ अनस्टेबल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। बहुत सिंपल है कि हमें पता है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो बहुत ही ऑक्सीडेशन स्टेट्स फॉर्म कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम Mn की बात करते हैं तो Mn की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है, Mn की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है, Mn की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है, Mn की +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है। ठीक है, तो ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट केवल कौन शो कर रहा है, Mn, मैग्नीज यहाँ पर इन सभी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो कर रहा है, जिसकी वजह से ये एक गुड कैटलिस्ट की तरह काम कर सकता है। जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चेक करते हैं, KMnO4 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसको एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ MnO4 1 नेगेटिव आयन। हमें यहाँ पर MnO4 1 नेगेटिव आयन की स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, जहाँ पर Mn के साथ 4 ऑक्सीजन कनेक्ट हैं, जिनमें से 2 डबल बॉन्डेड हैं और 2 सिंगल बॉन्डेड हैं, जिन पर नेगेटिव नेगेटिव 1 1 चार्ज है। टेट्राहाइड्रल मैग्नेट आयन, और इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन। ठीक है, 32 के और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 फ्रॉम पायरोलुसाइट ओर। पायरोलुसाइट ओर से हमें KMnO4 के प्रिपरेशन मेथड को डिस्क्राइब करना है। देखिए एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पर पूरी डेफिनेशन आपको दे रखी है प्रिपरेशन मेथड के लिए। इट इज प्रिपेयर्ड बाय फ्यूजन ऑफ पायरोलुसाइट MnO2 विद KOH इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर ये फर्स्ट रिएक्शन के लिए दिया हुआ है कि MnO जो 2 है ये KOH के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ से K2MnO4 बनाएगा। ठीक है, लाइक KNO3। उसके बाद ये KNO3 के साथ, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसके साथ भी रिएक्शन करेगा। दिस प्रोड्यूस द डार्क ग्रीन पोटाशियम मैग्नेट। ये रहा पोटाशियम मैग्नेट, यहाँ से प्रोड्यूस होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको KNO3 क्यों नहीं दिखाया गया है, क्योंकि उसकी जगह पर हमने ऑक्सीजन ले लिया है। ऑक्सीजन का मतलब है KNO3 जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसी ने ऑक्सीजन प्रोवाइड किया है। यहाँ से हमें मैग्नेट मिल जाएगा K2MnO4 विच डिस्प्रोपोर्शनेट। उसके बाद उसको K2MnO4 को हमने आयनिक फॉर्म में लिया, MnO4 2 नेगेटिव, और इसको हमने डिस्प्रोपोर्शनेट किया एसिडिफाइड करके एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर, जिससे हमें पर्पल पर मैग्नेट मिल जाएगा। देखिए पर्पल कलर जो हमारे पास मैग्नेट है MnO4 1 नेगेटिव, ये यहाँ से मिल जाएगा। और डिस्प्रोपोर्शनेट का मीनिंग होता है कि एक रिएक्शन में एक ही एटम की अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोड्यूस हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +7 मैग्नीज की, और यहाँ पर हो जाएगी +4। तो इसलिए इसे क्या वर्ड दिया गया है, डिस्प्रोपोर्शनेट। इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर अलॉयज, गिव 2 एग्जांपल्स। एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग देखिए, ट्रांजिशन मेटल्स कैन म्यूचुअली सब्स्टिट्यूट देयर पोजीशंस इन देयर क्रिस्टल लैटिसेस एंड फॉर्म अलॉय। तो वैसे तो बहुत सिंपल है, ट्रांजिशन मेटल्स को जब हम कंबाइन करते हैं, मतलब मेल्ट करते हैं 2 मेटल्स को, और उन मेटल्स को मेल्ट करने के बाद एक न्यू मेटल फॉर्म होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अलॉय। अलॉय का मतलब क्या होता है हिंदी में, मिश्र धातु। मेटल्स को मिक्स किया जाता है और उससे जब हम एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, अलॉयज। उसके एग्जांपल्स हैं हमारे पास स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज, ETC। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 का ए, डिस्क्राइब द फॉलोइंग। सबसे पहले हमें डिस्क्राइब करना है किसको, कैनिजारो रिएक्शन को। कैनिजारो रिएक्शन है जिस एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। अल्फा हाइड्रोजन जिन एल्डिहाइड्स में नहीं होता है वो खुद का ही ऑक्सीडेशन करते हैं, अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और रिडक्शन भी करते हैं, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन खुद के साथ ही कर लेते हैं ऑन ट्रीटमेंट विद कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली। एल्कली का मतलब यहाँ पर होता है बेस से, और बेस हमने यहाँ पर लिया है KOH। यहाँ चेक कीजिए क्या लिखा हुआ है,
ये जो हमारे पास एल्डिहाइड है, इसमें एल्डिहाइड वाला एक ही कार्बन है, इसको हम अल्फा कार्बन नहीं बोलते हैं। इसके बाद जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, जो नेक्स्ट कार्बन होता है, उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं रहेगा, इसलिए कहा गया है एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो यहाँ पर इसी का ऑक्सीडेशन होगा, इसी का रिडक्शन होगा, जिसके बाद ये यहाँ पर मिथाइल एल्कोहल फॉर्मेशन करेगा और पोटाशियम फॉर्मेट यहाँ पर प्रोडक्ट की फॉर्म में बनेगा। डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड लॉस कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन्स व्हेन देयर सोडियम सॉल्ट आर हीटेड विद सोडा लाइम। अब देखिए यहाँ पर ये है सोडियम सॉल्ट, यहाँ पर चेक कीजिए CH3COONA, ये हो गया सोडियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट, हाइड्रोकार्बन का सोडियम सॉल्ट हो गया। ये सोडियम सॉल्ट को हम जब सोडा लाइम की प्रेजेंस में क्या करते हैं, हीट करते हैं। NaOH और CaO को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, सोडा लाइम। ठीक है, NaOH और CaO को इसे हीट किया और हीट करने के बाद हाइड्रोकार्बन फॉर्म होगा। यहाँ से देखिए हाइड्रोकार्बन यहाँ से फॉर्म हो रहा है और Na2CO3, Na2CO3 यहाँ से बाहर निकल रहा है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कन्वर्ट द फॉलोइंग। फर्स्ट पॉइंट में है इथेनल टू ब्यूटेन 1,3 डाइऑल। तो सबसे पहले हमें इथेनल की एल्डोल प्रोसेस करनी है। देखिए डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में ये कंपाउंड हमारे पास आ जाएगा, एल्डिहाइड भी है, अल्कोहल भी है, इसलिए क्या है, एल्डोल। कंडेंसेशन नहीं किया है। उसके बाद हमने NaBH4 कैटलिस्ट यूज करके रिडक्शन कर लिया है। रिडक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, ये जो एल्डिहाइड है ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और हमें यही तो चाहिए। ब्यूटेन 4 कार्बन है और 4 कार्बन में फर्स्ट और थर्ड कार्बन पे OH ग्रुप है, तो ऑल आ गया। ठीक है, सेकंड देखिए इथेनल टू ब्यूट टू इन अल। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एल्डिहाइड का एल्डोल कंडेंसेशन के थ्रू यहाँ पर एक प्रोडक्ट बनाना है, CH3CHOH CH2CHO। ठीक है, और उसके बाद H पॉजिटिव यहाँ पर यूज करना है। देखिए एल्डोल तो ये प्रोसेस हो गई फर्स्ट स्टेप में, और यहाँ पर हो गया कंडेंसेशन। ठीक है, तो टोटल इसका नाम क्या हो गया, एल्डोल कंडेंसेशन, जिससे हमें रिक्वायर्ड प्रोडक्ट कन्वर्जन के बाद मिल गया। थर्ड पॉइंट में चेक कीजिए, थर्ड पॉइंट में क्या है, CH3 हमें यहाँ पर एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट करना है, ब्यूट टू इन ओइक एसिड में। तो यहाँ चेक कीजिए इथेनॉल हमारे पास है, इसको हमने एल्डोल कंडेंसेशन के थ्रू इस कंपाउंड में कन्वर्ट कर लिया है, जो क्या है, ब्यूट टू इन अल है, ये वाला ब्यूट टू इन अल। और फिर हमने टॉलेंस रिएजेंट का यूज किया है। टॉलेंस रिएजेंट क्या करता है, टॉलेंस रिएजेंट इस कंपाउंड में से एल्डिहाइड को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। और क्योंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये खुद को रिड्यूस कर लेता है और एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। डेस्क्राइब द रिएक्शन विद हेल्प ऑफ इक्वेशन। हमें यहाँ पर कुछ टर्म्स गिवन है और उन टर्म्स को हमें डेस्क्राइब करना है और इक्वेशन भी वहां पर लिखनी है। तो देखिए फर्स्ट टर्म है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। व्हेन एल्डोल कंडेंसेशन इज कैरीड आउट बिटवीन 2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स। अगर हम 2 अलग अलग एल्डिहाइड्स लेते हैं तो वहां पर एल्डोल कंडेंसेशन प्रोसेस तो होगी, लेकिन उसे नाम क्या दिया जाएगा, क्रॉस एल्डोल, क्योंकि वो 2 अलग अलग एल्डिहाइड एक मॉलिक्यूल के बीच में हो रही है। एंड कीटोन, अगर एल्डिहाइड ले सकते हो तो एल्डिहाइड, अदरवाइज कीटोन भी आप यूज कर सकते हो। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। यहां से हमारे पास सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट तो ये वाले निकलेंगे इन 2 मॉलिक्यूल्स के लिए। जैसे ही मॉलिक्यूल्स आप चेंज करेंगे तो प्रोडक्ट्स भी उसी तरह से चेंज हो जाएंगे मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग। और क्रॉस एल्डोल के लिए ये 2 अलग अलग प्रोडक्ट निकलेंगे। तो यहाँ से क्रॉस एल्डोल में मेनली 4 प्रोडक्ट्स प्रिपेयर होंगे। हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, इसमें चेक करते हैं एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैविंग एन अल्फा हाइड्रोजन are halogenated at alpha position on treatment with chlorine or bromine in the presence of red phosphorus to give alpha halo carboxylic acid। बहुत सिंपल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन भी है। तो अल्फा हाइड्रोजन को हमें क्या करना है, हेलोजिनेटेड करना है, मतलब उसकी जगह पर हमें हेलोजन को ऐड करना है और उस एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल देना है। ठीक है, अब ट्रीटमेंट किसके साथ, क्लोरीन कर सकते हो या ब्रोमीन, कोई भी आप हेलोजन ले सकते हो। रेड फॉस्फोरस कैटलिस्ट होना चाहिए, वहां पर प्रेजेंस होनी चाहिए। तो हमें क्या मिलेगा, अल्फा हेलो। हेलो क्या है हमारे पास, हेलोजन एटम और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये रिएक्शन है हमारे पास जहां पर प्रोडक्ट क्या बन रहा है, 2 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड। तो ये क्लोरो क्या है, क्लोरो है हेलो। ठीक है, और ये 2 मतलब अल्फा कार्बन पर ही तो है, इसलिए अल्फा लिखा गया है। कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, ये हमारे पास है हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद एल्कोहल, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन एल्कोहल के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, एक एसिड की प्रेजेंस में, तो वहां से एस्टर फॉर्मेशन हो जाएगा प्रोडक्ट के तौर पे। तो इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसके लिए एग्जांपल आपको दिया हुआ है CH3COOH प्लस CH3CH2OH। ये एल्कोहल है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड की प्रेजेंस है, रिवर्सिबल इक्वेशन है। ठीक है, और यहाँ से इथाइल एसिटेट जो कि क्या है,
एस्टर है। ठीक है, एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, ये यहाँ से फॉर्म हो रहा है और वाटर मॉलिक्यूल बाय प्रोडक्ट के तौर पे बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस पूरी वीडियो में 2023 के क्वेश्चन पेपर को, जो 2023 का क्वेश्चन पेपर है, उसके सेट ए को यहाँ पर कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आपको इसके सारे क्वेश्चंस इजीली समझ में आए होंगे और आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू।